हेलो एवरीवन, दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस आप सभी का स्वागत करते हैं। साइंस एंड टेक का ये यूनिट 1 है। ये साइंस एंड टेक का यूनिट 1 है, ठीक है। एंड इसमें आज हम लेक्चर 1 करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 5G। 5G को बेसिकली हम यूनिट 1 में, जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने पीछे भी बात करी थी कि हम साइंस एंड टेक को 9 यूनिट्स में कवर करेंगे। टोटल हमारे कितने यूनिट्स होंगे? 9, जिसमें आईटी एंड डिजिटल के अंतर्गत आज हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमें 5G करना है। अच्छा, एक और बात जो मैं पीछे कर चुका हूँ कि 2022 में साइंस एंड टेक के 19 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 19 क्वेश्चन, और जो कट ऑफ रहा था प्रीलिम का वो 88 मार्क्स का था। मतलब ये कि अगर आप 19 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस टेक के अगर आप सही करते हो, तो अगर आप सारे सही करते हो तो आपके प्रीलिम में जो सिलेक्शन के चांस हैं वो अकेले साइंस एंड टेक डिटरमाइन करता है 43%, जो कि अपने आप में ह्यूज है एक छोटे से सिलेबस के लिए। व्हाई आई सेड इट कि ये छोटा सा सिलेबस है, बिकॉज साइंस एंड टेक में ना कुछ ही चैप्टर्स हैं और कुछ ही टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो टेक्निकली ये पॉलिटी का 1/4 सिलेबस है, ठीक है, इकोनॉमी का 1/3 सिलेबस है, हिस्ट्री का 1/6 सिलेबस है, ज्योग्राफी का करीब आधा सिलेबस है, और मार्क्स इन सबसे ज़्यादा केवल इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कि साइंस टेक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज साइंस एंड टेक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आफ्टर इकोनॉमी, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक इकोनॉमी, दीज 3 कंस्टिट्यूट मोर देन 55 क्वेश्चंस। वहाँ कहाँ से? एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, इन 3 सेक्शन से। तो साइंस एंड टेक हम लोग कवर करते हैं, इकोनॉमी दूसरी साइड से कंटिन्यू है एंड एनवायरनमेंट भी कंटिन्यू है। और एक बात, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं मल्टीपल फैकल्टी से, यूट्यूब चैनल से, बट आप देखो कि जो डेप्थ यूपीएससी में है ना, वो डेप्थ जो है वो सॉल्व नहीं हो रही। जो डेप्थ यूपीएससी में है उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डीप में कवरेज चाहिए, है ना। चलिए आईटी एंड डिजिटल में थोड़ी सी हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। ये प्रीलिम्स 2024 को फोकस करते हुए बेसिकली है ना, प्रीलिम्स 2024 के लिए, ठीक है। जो लोग मेंस के हिसाब से देखना चाहते हैं, आई विल से कि उनका टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। तो आप लोग अभी वो लोग फोकस करो जिनको प्रीलिम्स 2024-25 या उसके बाद फोकस करना है। तो आईटी एंड डिजिटल के अंतर्गत सिलेबस क्या है ये, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, और उसमें 5G हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो कवर होगा बेसिकली। थोड़ा सा डीप में होगा, एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 5G इज 100 टाइम्स पावरफुल इन डाउनलोडिंग एज कंपेयर टू 4G। ठीक है, ध्यान देंगे, क्या यह 100 टाइम डाउनलोडिंग में 4G की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है? सेकेंड स्टेटमेंट, 5G ऑपरेट्स इन हाई बैंड एंड लो बैंड मिलीमीटर वेव। क्या ये हाई बैंड एंड लो बैंड दोनों में काम करता है? तो बैंड क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। 3GPP इज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर 5G। बताइए, ये सारे स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, ये यूपीएससी लेवल की डीप हैं। द स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम 24.25 टू 29.5 GHz हैज बीन मोस्ट लाइसेंस एंड डिप्लॉयड 5G वर्ल्ड वाइड। क्या ये चारों स्टेटमेंट देखते हैं और फिर बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी चारों? अगर हिंदी में बात करें तो 4G की तुलना में 5G डाउनलोडिंग में 100 गुना ज़्यादा तेज है, ये चेक करना है। 5G हाई बैंड लो बैंड दोनों में काम करता है। 3GP 5G के लिए मानक सेटिंग बॉडी है। ये सब कुछ आपको पता होगा तभी आप इसे ठीक कर सकते हो। 24.25 से 29.5 गीगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम दुनिया में सबसे अधिक लाइसेंस प्राप्त और ऑपरेटेड है, तैनात किया गया है। कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको फाइनली बताना है।
अगर आप सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट करके हमें बताइए इसका सही आंसर क्या है। अदरवाइज आफ्टर दिस सेशन एट लास्ट यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अबाउट कि इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, जो मैसेज सेंड करता है वो सेंडर, जो मैसेज रिसीव करता है वो रिसीवर, और ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल मॉडल है। ट्रेडिशनल मॉडल है। इसकी हेल्प से हम पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस समझते हैं और फिर थोड़ा एडवांस की ओर जाएंगे। इमेजिन करिए कि 2 पर्सन हैं, वो रूममेट हैं। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन सबसे पहले अपना मैसेज एनकोड करता है, तो उसे हम इनकोडिंग बोलते हैं। अब ये एनकोडिंग क्या भला है ना? तो एनकोडिंग को समझने के लिए जरा ये एग्जांपल देखिए कि अगर आपको लगा कि आप भूखे हैं, ठीक है, तो आप किसी से ये आर्टिकुलेट करते हुए बोलते हैं कि आई एम हंग्री। सबसे पहले आपने फील किया अपने अंदर कि आप भूखे हैं, फिर आप उसे वर्ड्स में आपने आर्टिकुलेट किया कि आप भूखे हैं, मतलब आई एम हंग्री। तो ये जो आपने आर्टिकुलेशन किया, इसे इनकोडिंग कहेंगे। कि आपने अपनी इनर स्टिमुलेशन को शब्दों में जो व्यक्त किया, उसे एनकोडिंग कहेंगे। ठीक है, और फिर जब आप एनकोडिंग कहेंगे, ये आई एम हंग्री, ये मैसेज बन जाता है। ठीक है, मैसेज फिर आगे जाता है। ठीक है, और किसी रिसीवर को के द्वारा इसे डिकोड किया जाता है। किसी रिसीवर के द्वारा इसे डिकोड किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 रूममेट्स हैं, तो जो दूसरा रूममेट पर्सन है रूममेट्स में, वो इसे डिकोड कर रहा है। तो एज योर रूममेट्स रिसीव द मैसेज, दे डिकोड योर कम्युनिकेशन एंड टर्न इट बैक टू थॉट टू मेक इट मीनिंग। ठीक है, अब ये तो रहा ट्रेडिशनल मॉडल। अगर हम थोड़े एडवांस मॉडल की बात करें, जैसे व्हाट्सअप, एक मिनट, अगर हम व्हाट्सअप की बात करते हैं, व्हाट्सअप, ठीक है, तो मैसेज के बाद यहां पे चैनल होगा। ये चैनल का एग्जांपल है व्हाट्सअप, या आप कुछ भी टेलीग्राम बोल सकते हो, टेलीफोन बोल सकते हो, या कोई भी और दूसरा चैनल होता है। इसके बाद डिकोडिंग होती है। तो सेंडर मैसेज को एनकोड करेगा, ये मैसेज बन जाएगा, मैसेज चैनल में जाएगा, चैनल से अब चूंकि व्हाट्सएप में इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है, तो वो दूसरे रिसीवर के पास मैसेज पहुंचेगा, वो उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब मैसेज को पढ़ना केवल नहीं है, डिकोड करने का मतलब यह है कि मैसेज का सेंस क्या है। जब एक रिसीवर मैसेज को पढ़ता है, उसे पता चलता है कि वो जो दूसरा पर्सन है वो हंग्री है। जब हंग्री वर्ड समझ गया रिसीवर, ये हंग्री है, तब उसे पता चलता है कि अच्छा कुछ फूड ऑर्डर करना है। वो फीडबैक देगा या लेगा। मान लीजिए कि ये रिसीवर है, ये फीडबैक देगा, ठीक है, ऐसे ये फीडबैक देगा और ये फीडबैक सेंडर के पास पहुंचेगा। जब ये फीडबैक दे रहा होगा रिसीवर, तब ये सेंडर होगा और ये रिसीवर होगा। अगर ये कोई रिसीवर फीडबैक दे रहा है तो फीडबैक में दिस बिकम रिसीवर, ठीक है, और दिस बिकम सेंडर, सॉरी, दिस बिकम सेंडर एंड दिस बिकम रिसीवर। ठीक है, ये चीज। अच्छा, जब मैसेज एनकोड किया जा चुका है तो उसमें कुछ बैरियर्स होते हैं जिनको बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर, बाधाएं, कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं हैं वो, ठीक है, जैसे कि नॉइस, ट्रैफिक, इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं। वो बैरियर कई तरह के हो सकते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, है ना। मैसेज में, लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए क्या मैसेज इंग्लिश में लिखा गया, आप इंग्लिश नहीं समझते, आप लैटिन आप स्पेनिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तमिल समझते हैं, तो वो आपके लिए लैंग्वेज बैरियर होते हैं। इस तरह के कई सारे बैरियर होते हैं जो हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन इज नॉइज इन केस ऑफ टेक्निकल मीडिया। ठीक है, चलिए, सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से थे? अर्लियर टेलीग्राफ यूज होता था,
रेडियो यूज होता था, ठीक है, रेडियो अभी भी यूज होता है कहीं कहीं पे। ज़्यादा आजकल पॉपुलर कौन से हैं? टेलीफोन, सैटेलाइट, इंटरनेट। टेलीग्राफ के बारे में मैंने कभी यूपीएससी में क्वेश्चन देखा नहीं, इसलिए इसे नहीं कवर करेंगे। रेडियो के बारे में लास्ट क्वेश्चन 2007 में देखा गया है, अब इसलिए इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। ये तीन बचते हैं, टेलीफोन, सैटेलाइट एंड इंटरनेट। ये तीनों जो हैं हम लोग रिसेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कवर करेंगे, वो भी डिटेल में कवर करेंगे। अगर टेलीफोन की बात करते हैं तो 5G आज हम लोग करने वाले हैं, उसके पीछे का कुछ भी नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का आइडिया लेंगे टेलीफोन के बारे में। फिर उसी तरह सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट और उसके जो एडवांस लेवल की चीज़ें वो करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, तो उसमें सोशल मीडिया, ब्लॉग्स एंड व्लॉग। ये ब्लॉग और व्लॉग का अंतर आपको पता है ना? ब्लॉग मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो आप रिटन फॉर्म में देते हो, ठीक है, और व्लॉग होता है वीडियो लॉग, मतलब जहाँ पे आप अपने वीडियोस सेंड करते हो, ठीक है, इस तरह वो आपका वीडियो लॉग्स होता है, तो उसे हम व्लॉग बोलते हैं। आजकल कई सारे यूट्यूबर अपने व्लॉग्स के कारण बहुत पॉपुलर हैं। स्मार्ट स्पीकर्स जो कि कंप्यूटराइज्ड स्पीकर होते हैं, उदाहरण है इसका एलेक्सा। देखो एलेक्सा एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, और ये आपसे बात कर सकता है, इसकी ये एक खूबी है। क्यों? ये एक कंप्यूटराइज्ड स्पीकर है। वियरेबल टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्ट वॉचेस आजकल बहुत कॉमन है, सभी के पास है। स्मार्ट आईवेयर इंडिया में भी थोड़ा सा कम पॉपुलर है, लेकिन जैसे फेसबुक मेटा यानी कि फेसबुक ने बनाया था अपना स्मार्ट आईवेयर, मतलब एक चश्मा होता है बेसिकली, बट वो स्मार्ट होता है इन द सेंस कि वो चीज़ों को देखता है, उसके हिसाब से डिस्टेंस प्रिडिक्ट करता है, वॉकिंग टाइम कितना होगा अगर आप वॉक कर रहे हैं, तो अगर आप किसी व्हीकल में हैं जैसे कि कार, तो आपकी कार को कितना टाइम लगेगा, इस तरह की चीज़ों को वो मेजर कर सकता है। इसके अलावा पॉडकास्ट, तो जैसे में हमने ब्लॉग के बारे में बताया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इन रिटन फॉर्म, ब्लॉग के बारे में बताया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इन वीडियो फॉर्म, पॉडकास्ट है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑडियो फॉर्म, ठीक है। एंड ईमेल द मोस्ट कॉमन, जीमेल आप सभी को पता है। अच्छा, एक और बात, ये कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है? अक्सर इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। अगर उसमें भी आपने अपना इंटरेस्ट शो किया कि आप IAS लेना चाहते हैं, क्योंकि IAS के लिए कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे पब्लिक से डील करना होता है। देयरफॉर IAS एंड IPS इन दोनों के लिए इस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें वो जो टू वे प्रोसेस में पर्सन है वो दो या दो से अधिक पर्सन हो सकते हैं, उनमें से एक या एक से अधिक पर्सन सेंडर, एक या एक से अधिक पर्सन मैसेज के रिसीवर हो सकते हैं, ठीक है, और वो अल्टरनेटिवली काम करते हैं, यानी कि सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, फिर रिसीवर सेंडर को फीडबैक भेजता है। तो ये अल्टरनेटिवली सेंडर और रिसीवर की भूमिका में प्ले करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहली कंडीशन में ए सेंडर होगा, बी रिसीवर होगा, तो दूसरी कंडीशन में बी सेंडर होगा और ए रिसीवर होगा, ठीक है, बी सेंडर होगा और ए रिसीवर होगा, बिकॉज ये फीडबैक दे रहा है। तो ये सेंडर रिसीवर एक के बाद एक, एक के बाद एक सेंडर रिसीवर की भूमिका अदा करते रहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है देन? इंफॉर्मेशन इज द सेट ऑफ डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन एक पीस ऑफ डेटा है, सेट ऑफ डेटा है, जो कि प्रीवियसली प्रिपेयर्ड टू कॉन्फ़िगर अ मैसेज, एक मैसेज के फॉर्म में कॉन्फ़िगर किया गया है, बनाया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सेंडर इज टू रीच द रिसीवर इफेक्टिवली। इस पार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये किसी रिसीवर को प्रभावशाली तरीके से पहुंचाना एक संदेश कहलाता है, एक मैसेज कहलाता है। तो वो मैसेज अपने आप में इंफॉर्मेशन, ये तो मोस्ट सिंपलिस्टिक हो गया। अब अगर बात करते हैं कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं, क्या बात, तो उसको हम केवल डेटा कह के काम चला सकते थे, इंफॉर्मेशन क्यों कहते हैं? देखो, डेटा अगर किसी दो चैनल के बीच में है, चैनल ए और बी के बीच में है, चैनल ए एंड बी के बीच में कोई डेटा है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में हम ए और बी के बीच में डेटा, चैनल और उन चैनल्स में आने वाले बैरियर, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन इस तरह से बन जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि जो चैनल्स होते हैं वो कंप्यूटर हो सकते हैं, उसके लिए एक स्टोरेज डिवाइस हो सकती है जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, हार्ड डिस्क, नेटवर्क का इस्तेमाल हो सकता है, कोई फिजिकल डिवाइस हो सकती है, जैसे फिजिकल डिवाइस में मोबाइल, टेलीफोन,
लैपटॉप, ये सब आते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, यस, जैसे स्पेक्ट्रम के लिए भारत सरकार के पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से वो लाइसेंसिंग करते हैं, है ना। एक प्रोसेस हो सकता है टू क्रिएट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप में प्रोसेस करती है टू क्रिएट अ प्रोसेस की बहुत सारी प्राइवेट कंपनी इस सेलुलर बिजनेस में ऑपरेट कर सकें, ठीक है। स्टोरेज, सिक्योर और एक्सचेंज ऑफ ऑल फॉर्मेशन, ऑल इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वो सारी चीजें हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये बात हमको सब इसलिए पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन अपने आप में कितनी डीप ब्रांच है। अच्छा, आप में से जो टेक्निकल फील्ड के ना, खासतौर से जिन्होंने बीटेक किया है या जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको पता होगा कि बीटेक में आईटी और सीएस दो अलग ब्रांचेज होती हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दो अलग अलग ब्रांच में बना दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज इंफॉर्मेशन अपने आप में लार्जर टर्म है और कम्युनिकेशन उसका सब कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हम आईटी में भी पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन हम सीएस में भी पढ़ते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए, अच्छा, क्यों कम्युनिकेशन लार्जर सब्जेक्ट है, लार्जर सब्जेक्ट है? क्योंकि जब कोई भी इनोवेशन होता है ना, इनोवेशन, तो जो इनोवेशन के आउटकम होते हैं, एनी इनोवेशन, वो अपने आप में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसीलिए अपने आप में इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा होराइजन है। चलिए, क्योंकि हम लोग 5G में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 5G तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि 1G क्या है। 1G आया कब? 1979 में 1G आया, ठीक है। इसमें बेसिक वॉइस सर्विसेज थी, बोल के सर्विस भेजा जाता था, टेक्स्ट मैसेज नहीं था, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज नहीं था। इंटरनेट की जो स्पीड हो सकती थी वो 0.002 Mbps हो सकती थी। लेटेंसी का कोई बात ही इसलिए नहीं करते थे क्योंकि एक मैसेज भेजो तो उसमें बड़ा टाइम लगता था, है ना। और जो मैक्सिमम डेटा स्पीड हो सकती थी वो लेस देन 10 kbps हो सकती थी। इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में तो था। हाँ, इसमें कम्युनिकेशन, ये वॉइस कम्युनिकेशन तो होने लगा था, वो एक थोड़ा सा अनक्लियर वॉइस आती थी, है ना, ऐसे अनक्लियर वॉइस आती थी, मान लेते हैं एक चैनल में ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो बहुत क्लियर वॉइस नहीं आते थे। हाँ, डेटा की स्पीड के मामले में एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था, इसमें ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। भारत में अगर बात करें तो राजीव गांधी जी ने जिनको फर्स्ट ये पहला श्रेय जाता है, राजीव गांधी जी, वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भारत में बहुत पक्षधर थे। इनके एक एडवाइजर थे सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी जी को एडवाइस दिया था कि 1G में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2G तब तक डेवलपमेंटल स्टेज में था। तो 1G में ये जो डेटा साइंस के फेवर में नहीं थे, इस वाले वॉइस टेक्नोलॉजी के फेवर में थे। और इनको पता था कि हाँ, 2G जो कि 1991 में आया था, इसके बाद से भारत में कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ सकता था। तो इसकी तैयारी करने का श्रेय इस गवर्नमेंट को जाता है। इनके एडवाइजर को थोड़ा बहुत श्रेय आप दे सकते हैं। एंड हाँ, इंटरनेट के फील्ड में इन लोगों ने कोई डेवलपमेंट करने के लिए प्रिवेंट किया, उसके पीछे वजह ये थी कि 1G के टाइम में जो इंटरनेट है ये अपने यूजेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला था। इवन अगर इसको प्राइम मिनिस्टर के भी लेवल पे यूज़ किया जाता तो भी ये ज़्यादा कॉस्टली होने वाला था। देयरफॉर केवल वॉइस में एक्सपेरिमेंट किया गया था। 2G 1991 में आता है। इसमें जो 64 kbps की स्पीड होती है, 0.064 Mbps को आप 64 kbps, 64 kbps भी कह सकते हो, ठीक है। ये 1G का डिजिटल वर्जन था। इसमें वॉइस एंड टेक्स्ट दोनों थे। टेक्स्ट मैसेज जो आप SMS के माध्यम से मैसेज भेजते हो। इसमें कवरेज काफी ज्यादा हुई, इंडिया में काफी विस्तार हुआ था 2G को लेके, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम डेटा स्पीड थी वो 64 kbps थी। यस, हम लोग इस जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसका विटनेस हूं, 2G का। 2G मैंने यूज किया है। एंड ये इस स्पीड को भी हमको पता था कि कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती थी तो कितना वेट करना पड़ता था, ठीक है। फिर बात आती है 3G और यहाँ से इंटरनेट तेज होना शुरू हो गया, ठीक है। 2001 में आता है 3G एंड इसमें जो डेटा स्पीड थी वो 2 से 10 Mbps के बीच में थी। हम लोगों ने यहाँ से YouTube की वीडियोस वगैरह देखने शुरू कर दिए थे।
2 से 10 Mbps का मतलब यूट्यूब का वीडियो उसमें चलता था इसमें, ठीक है। मोबाइल ब्रॉडबैंड को सक्षम बनाया 3G ने। इसमें वॉइस था, डेटा था, इंटरनेट था और टैबलेट वगैरह भी ऑपरेट होने लगे थे। एक बार सबको फिर से देख लीजिए, तीनों में अंतर क्या था। तो 1G में केवल वॉइस, 2G में वॉइस और टेक्स्ट, 3G में वॉइस, डेटा एंड इंटरनेट तीनों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, ठीक है। इसमें लेटेंसी कितना थी, तो 212 मिली सेकेंड। अच्छा, इसमें लेटेंसी कितना थी, तो 629 मिली सेकेंड, ठीक है। एंड मैक्सिमम डेटा स्पीड इसमें 2 Mbps था। हम लोगों की नॉर्मली कुछ kbps में स्पीड आती थी, जैसे 400-500 kbps के आसपास, तो उसमें काम हो जाता था, ठीक ठाक वीडियो चलता था। आई रिमेंबर, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है। ओके, 2009 में हाँ 2009-10 के टाइम में ये 4G आ गया, ठीक है। 4G इसने जनता के सपने को साकार किया इंटरनेट के रिगार्डिंग, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट था, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट सब कुछ इसमें बहुत फ्लो में चल रहा था, या चल रहा है कहना चाहिए। अभी भी हम में से ज़्यादातर लोग 4G में डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड था, बिकॉज इसमें वो स्पीड मिली कि लोग यूट्यूब में 10-10 GB, 20-20 GB डेली कंज्यूम करने लगे, ठीक है। और इसमें डिवाइसेस में हॉटस्पॉट का यूज होना बहुत तेजी से शुरू हो गया, क्योंकि अब लोगों के पास उतना डेटा था, है ना। स्ट्रीमिंग इससे होने लगी। स्ट्रीमिंग का मतलब सीधे लाइव आप एक दूसरे से वीडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग को उसने बहुत ईजी किया। लेटेंसी 60 से 100 मिली सेकेंड के आसपास इसमें लेटेंसी है, ठीक है। स्पीड तो 450 Mbps की स्पीड, सी अप टू 1 GB बोला जाता है, अप टू 1 Gbps ये स्पीड बोला जाता है 4G के लिए। एंड 5G आता है 2020 के टाइम में। 2000 एग्जैक्टली ईयर यूपीएससी से नहीं पूछा जाता, अदरवाइज आपको 2019 पता होना चाहिए, ठीक है। और एवरेज स्पीड 1000 Mbps से 1400, ये एवरेज स्पीड है, पहले ये ध्यान देना है। 1 Gbps, 1.5 Gbps के आसपास इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। पीक नहीं है, पीक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रॉडबैंड ये हर जगह सब कुछ पॉसिबल कर देगा, ठीक है। ये अल्टरनेटिव टू होम ब्रॉडबैंड होने वाला है। हाई कैपेसिटी, फास्टर देन फोन्स, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, ड्रोन, स्मार्ट ऑटोनोमस व्हीकल। ये स्मार्ट ऑटोनोमस व्हीकल कौन से होते हैं, ड्राइवरलेस कार्स, ठीक है। ड्राइवरलेस कार्स, इसके चलन में आने के लिए ज़्यादा तेज इंटरनेट चाहिए, है ना। 3D वीडियो कॉल, होलोग्राम, ये सारी चीज़ें जो हैं 5G में पॉसिबल है। लेटेंसी लेस देन 1 मिली सेकेंड है और स्पीड मोर देन 1 Gbps है। देखो अभी हम स्पीड वगैरह के बारे में और ज़्यादा एक्चुअल क्लैरिटी के साथ डिटेल में बात करेंगे। ये सब क्योंकि एवरेज है ना, इसलिए इसमें इस तरह से डेटा मिलता है। चलिए, सो रिसेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 5G के बारे में। अपने प्रेडिसेसर्स जैसे 4G, 3G, इन्हीं की तरह 5G अपने आप में सेलुलर नेटवर्क में ऑपरेट करता है, ठीक है। इन विच सर्विस एरिया इज डिवाइडेड, जो सर्विस एरिया है ना, जहां पे उसे ऑपरेट होना है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज में, जिसको कि सेल बोला जाता है, ठीक है। जिस सर्विस एरिया को स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है उसे सेल बोलते हैं। All 5G wireless devices in a cell are connected to internet and telephone network by radio wave। अब ये आपकी प्री का क्वेश्चन है कि किस वेव में ऑपरेट होता है, रेडियो वेव में, ठीक है। थ्रू अ लोकल एंटीना। अच्छा, ये एंटीना 4G एंटीना से छोटा होगा, इनकी संख्या बस ज्यादा होती है, ठीक है। ये सब आपके प्रीलिम की इंफॉर्मेशन है कि किन की नंबर्स ऑफ एंटीना ज्यादा होंगे 5G के, किन का एंटीना छोटा होगा 5G का। द न्यू नेटवर्क हैव हायर डाउनलोडिंग कैपेसिटी। कितना पीक स्पीड जो जाएगी ना, वो कितना 10 Gbps, यानी कि 10 गीगाबिट पर सेकेंड स्पीड जाएगी, ठीक है। अगर इफ देयर इज ओनली 1 यूजर इन द नेटवर्क, अगर यूजर में केवल एक नेटवर्क है, एक यूजर है, सॉरी नेटवर्क में केवल एक यूजर है, 1 यूजर है, तब जो पीक स्पीड होगी वो 10 Gbps होगी,
डाउनलोड करने की। ठीक है, 5G is capable of delivering significantly faster data than 4G with peak data rate। पीक डेटा रेट, अभी डाउनलोडिंग की बात नहीं है, ये डेटा प्रोसेस करने की बात है। वो कितना होगा? अप टू 20 Gbps। ध्यान देना, अगर डाउनलोडिंग की बात करें तो हाईएस्ट स्पीड इज 10 Gbps फॉर 5G। अगर डेटा प्रोसेस करने की बात करते हैं तो पीक डेटा रेट्स जो हो सकते हैं वो 20 Gbps होंगे। 5G विल मेक पॉसिबल न्यू एप्लीकेशन जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग, मशीन लर्निंग, बहुत सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी ड्राइवरलेस कार्स की, उन सबके ऑपरेशन के लिए बहुत तेज इंटरनेट चाहिए जो कि 5G के साथ पॉसिबल है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था, गीगाबिट्स। ये बिट्स क्या होते हैं? तो बिट्स अपने आप में एक बाइनरी यूनिट है। बाइनरी बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि बिट्स बहुत छोटे होते हैं इसलिए उनको थोड़ा सा बड़े साइज में डेसिफर करने के लिए सिंगल बिट्स को 8 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं और 8 बिट्स को हम एक बाइट बोलते हैं। ठीक है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। अगली बार से गीगा बिट्स बोला करिए, गीगा बाइट मत बोला कीजिए। ठीक है, चलिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। क्यों? अगेन प्रीलिम में इस तरह के चीजें आ सकती हैं, 2 इंटरव्यूज में भी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। मेंस में अगर आपको लिखना है तो आपको क्लैरिटी के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल 5G वायरलेस डिवाइसेस इन अ सेल। अभी हमने सेल की बात करी थी ना कि 5G जिस ज्योग्राफिकल एरिया में वर्क कराना है उस ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मान लीजिए ये ज्योग्राफिकल एरिया है तो इसको छोटे छोटे सेल्स में बांट देते हैं। ठीक है, इसको छोटे छोटे सेल्स में बांट देते हैं। तो ऑल 5G वायरलेस डिवाइसेस इन अ सेल, इसमें ठीक है कम्युनिकेट बाय रेडियो वेव्स। अब ये रेडियो वेव्स क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक रेंज ऑफ वेव्स को रेडियो वेव्स कहा जाता है। अभी हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, तो ऑल 5G वायरलेस डिवाइसेस इन अ सेल कम्युनिकेट, बात करते हैं जितने भी डिवाइसेस होते हैं एक सेल के अंतर्गत, किससे? रेडियो वेव से। विद अ सेलुलर बेस स्टेशन। ठीक है, किसी सेलुलर बेस स्टेशन के से कम्युनिकेट करते हैं वाया अ फिक्स्ड एंटीना। ठीक है, ओवर अ फ्रीक्वेंसी चैनल असाइंड बाय बेस स्टेशन। तो जो बेस स्टेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी चैनल असाइन करता है कि इस रेंज में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे वेरियस मोबाइल फोन्स इससे जाके कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे, जिसको नोड्स कहते हैं। इस बेस स्टेशन को क्या कहते हैं? जहां पे ये मान लेते हैं वो बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन, तो इसको क्या बोलेंगे? नोड्स। चलिए, फॉर प्रोवाइडिंग वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। देखो, सर्विसेज को वाइड रेंज रखने के लिए 5G नेटवर्क कैन ऑपरेट इन ऑल 3 फ्रीक्वेंसी बैंड। कौन कौन से? लो, मीडियम, हाई। हाई का मतलब ये नहीं कि अल्ट्रा हाई में नहीं करेगा, अल्ट्रा हाई में बिल्कुल करेगा, है ना, अल्ट्रा हाई में भी करेगा, लेकिन ये लो में भी करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज पहले के जो 2G 3G होते थे ना वो तो लो में ही करते थे, लो एंड मीडियम में। तो ये एक्सपेक्ट किया गया था इनिशियली कि जब 5G आएगा तो वो केवल हाई बैंड में काम करेगा, जो कि सही नहीं है। वो लो बैंड और मीडियम बैंड में भी काम करेगा। अदरवाइज क्या दिक्कत आती कि जब तक पूरे इंडिया में हाई बैंड के नेटवर्क नहीं सेटअप किए जाते तब तक बहुत सारे लोग 5G 4G ऐसे जो स्मार्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उनको यूज करने से मरहूम रह जाते, वो उसको यूज नहीं कर पाते रिमोट एरिया में, गांवों में। इसलिए जरूरी ये था कि 5G को लो और मीडियम बैंड के साथ कंपैटिबल बनाया जाए, क्योंकि हाई बैंड में तो करना है, हाई बैंड, अल्ट्रा हाई बैंड, सुपर हाई बैंड, उन सब में तो काम करेगा ही। लो एंड मीडियम के साथ भी इसे कंपैटिबल बनाया गया, सो दैट कि इसके आने के बाद कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसको यूज करने से बाधित ना हो। 5G कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन लो बैंड, मीडियम बैंड एंड हाई बैंड मिलीमीटर वेव। कौन सी वेव? मिलीमीटर वेव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, अगर मिलीमीटर वेव की बात करी जाए तो जो इससे छोटी वेव्स होती हैं वो भी काम करेंगी, ये बात समझने की। जैसे इससे छोटी वेव कौन किससे होंगी? माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव पर भी काम करेगा, है ना। अब एक
सेंटीमीटर में कितने, सब ये सारे इक्वेशन देख लेते हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, ये आपको पता होगा, ठीक है। और 1 मिलीमीटर में होते हैं 100 माइक्रोमीटर, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेव पे काम करता है, मिलीमीटर वेव पे काम करता है, मतलब सेंटीमीटर पे काम नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटीमीटर पे काम नहीं करेगा, मीटर पे भी काम नहीं करेगा। मतलब अगर एक मिनट समझ लीजिए सारी चीजें, कि अगर ये एक वेवी स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये बहुत छोटा होता है। तो ये जो 2 क्रस्ट है ना, ये वेव के जो 2 क्रस्ट हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये वेवलेंथ मिलीमीटर में है, 1 मिलीमीटर या कम, वहां 5G काम करेगा। अगर ये उससे ज्यादा है, सेंटीमीटर में है, तो वहां 5G काम नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, ठीक है। आइए और देखते हैं। लो बैंड 5G यूजेस सिमिलर फ्रीक्वेंसी। जो लो बैंड 5G, अभी लो बैंड 5G क्या है, सब कुछ अभी देखेंगे, है ना, थोड़ी देर में अभी सब कुछ देखेंगे, सबका अंतर आपको पता चलेगा। लो बैंड 5G यूजेस सिमिलर फ्रीक्वेंसी रेंज टू 4G। तो जैसा 4G में फ्रीक्वेंसीज आती थी, लो बैंड 5G में उतनी ही फ्रीक्वेंसी आएंगी, ठीक है, विच इज अराउंड 600 to 900 मेगाहर्ट्ज। तो अब आपको ये मेगाहर्ट्ज वाली बात, ये वाला पता होना चाहिए कि 600 से 900 मेगाहर्ट्ज 4G में यूज होता था एंड लो बैंड 5G में यूज होता है। क्योंकि अगर इसी स्टेटमेंट को यूपीएससी मैनिपुलेट करके दे दे कि 600 to 900 मेगाहर्ट्ज आर असाइंड टू लो बैंड 5G यूजर्स बट नॉट 4G, तो स्टेटमेंट गलत होगा। वो 4G के लिए भी था, विच कैन पोटेंशियली ऑफर हायर डाउनलोड स्पीड देन 4G। तो 4G की तुलना में यही लो बैंड 5G में ज्यादा स्पीड देगा, ये अंतर है। सेम बैंड पर 5G ज्यादा स्पीड देगा, उसके पीछे रीजन क्या है कि 5G में मोर नंबर ऑफ नेटवर्क टावर स्टैब्लिश किए गए हैं, जो कि इस बिना किसी बैरियर के आपको ज्यादा स्पीड दे सकता है, ठीक है। ये टाइमलाइन है यहाँ पे, एक मिनट, चलो जी साफ हो जाओ। हमारे स्टूडेंट्स इसको, इस गंदगी को पसंद बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। चलिए, सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये टाइमलाइन है 1G से 5G के बीच में। तो ये 1979 में जैसे हमने बोला था, ये 2020 में आया, है ना। अब भारत में क्या स्थिति है, जैसे कि देखते हैं, भारत में जो मेजर प्लेयर हैं वो रिलायंस है, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वीआई वोडाफोन आइडिया, ठीक है। तो 700 मेगाहर्ट्ज में, 700 मेगाहर्ट्ज में कोई भी बिडर, ये सब बिडर है ना, गवर्नमेंट बिडिंग करवाती है, तो ये सब बिडर पार्टिसिपेट करते हैं। 5G के लिए बिडिंग नहीं किया, 5G के लिए कोई बिडिंग नहीं हुई 700 मेगाहर्ट्ज में। इससे अधिक पे देखते हैं, 800 मेगाहर्ट्ज में रिलायंस जियो ने और भारती एयरटेल ने बिडिंग करी, ठीक है। मतलब ये कि यहां से 5G भारत में शुरू होता है 800 मेगाहर्ट्ज से। अभी 800 मेगाहर्ट्ज क्या है ये भी हम समझेंगे। देखो दोनों बातें समझेंगे, मेगाहर्ट्ज क्या है, लो मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसीज क्या है, दोनों बातें ध्यान में रखना, इसको अभी समझते हैं। एंड वोडाफोन ने वहां पे पार्टिसिपेट नहीं किया, वोडाफोन ने 900 मेगाहर्ट्ज में पार्टिसिपेट किया, जहां पे एयरटेल ने भी किया और वहां पे रिलायंस जियो ने नहीं किया। तो उसी तरह अलग अलग स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया जाता है। 1800 मेगाहर्ट्ज में तीनों ने पार्टिसिपेट किया। 1800 मेगाहर्ट्ज को आप 1.8 गीगाहर्ट्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये उससे ऊपर की बात करें तो 2.1 गीगाहर्ट्ज, 2.3 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज। तो भारत में 2.5 गीगाहर्ट्ज में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब तक 2.3 गीगाहर्ट्ज में ये मेजर पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है। नॉट अब तक, ये जो इनिशियल बिडिंग हुई थी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इनिशियल जो बिडिंग हुई थी उसके बारे में, बाद में ये सब बिडिंग चलती रहती है ना, और ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन आगे होता रहेगा। हालांकि इस गवर्नमेंट पे काफी आरोप लगे हैं कि इन्होंने काफी सस्ते दरों पर बिडिंग कर दी है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो पॉलिटी में बात कर सकते हैं।
द स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम 24.25 से 29.5 गीगाहर्ट्ज हैज बीन मोस्ट लाइसेंस वर्ल्ड वाइड। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लाइसेंस एलोकेशन हुआ वो 24.25 से 24.9 गीगाहर्ट्ज के लिए हुआ, सबसे ज्यादा 5G इसमें चलने वाला है। ठीक है, अच्छा 5G-I क्या है? तो 5G-I एक वेरिएंट है 5G का, अल्टरनेटिव वेरिएंट है, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था? IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, TSDSI एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन लोगों के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके लिए डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था रूरल एंड रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का मतलब जैसे पहाड़, रेगिस्तान, जहाँ पे कम लोग रहते हैं और सुविधाएं कम से कम हैं, उनको रिमोट एरियाज बोलते हैं। तो इन जगहों पर गाँव और रिमोट एरियाज में नेटवर्क फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने के लिए 5G की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये लो मोबिलिटी लार्ज सेल यूज करता था टू एक्सटेंड 5G कनेक्टिविटी रेंज। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था और इसको लागू करने से पहले ही अप्रैल 2022 में 5G को मर्ज कर दिया गया। किसमें? ग्लोबल 5G NR स्टैंडर्ड 3GP। ये क्या क्या है? NR क्या है, 3GPP क्या है? तो NR होता है न्यू रेडियो। इसको न्यू रेडियो क्यों कहते हैं? बिकॉज ये रेडियो वेव पे ऑपरेट करता है। तो न्यू रेडियो क्यों कहते हैं? रेडियो क्यों, केवल रेडियो क्यों नहीं बोलते? न्यू वर्ड इसलिए लगा है बिकॉज ये 2G 3G 4G की तुलना में हायर बैंड पर काम करेगा, इसलिए इसको न्यू, चूंकि वो भी रेडियो वेव्स थे, ये भी रेडियो वेव्स है ना, तो इसको न्यू रेडियो इसलिए बोला गया बिकॉज ये 2G 3G 4G की तुलना में हायर बैंड पे काम करेगा। ठीक है, तो 3GP क्या है? 3GP यहां पे देखते हैं, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। ये इंडस्ट्री कंसोर्टियम है जो स्टैंडर्ड सेट करता है, किसके लिए? 5G के लिए। मानक निर्धारित करता है, किसके लिए? 5G के लिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 5G NR न्यू रेडियो कैन इंक्लूड लोअर फ्रीक्वेंसी। उस लोअर फ्रीक्वेंसी को FR1 से डिजिग्नेट किया जाता है। इसके लिए भी 1 मिनट जगह बनाते हैं, रुकिए। इस लोअर फ्रीक्वेंसी को FR1 से डिजिग्नेट करते हैं, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज से कम की होती है। एंड 5G NR यानी कि न्यू रेडियो 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर यानी कि और 24 गीगाहर्ट्ज से भी ऊपर काम कर सकता है, जिसको FR2 बोलेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी। 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बाकी हमने पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में बात करी कि थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एक इंडस्ट्रीज की कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम का मतलब होता है सम ग्रुप ऑफ कंपनी और पीपल जो कि किसी एक मुद्दे पे काम करते हैं। तो ये 5G के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, ये क्या डिफाइन करते हैं 5G को? 5G एज एन एनी सिस्टम यूजिंग 5G NR मतलब 5th जनरेशन न्यू रेडियो स्पेक्ट्रम सॉफ्टवेयर A definition that comes into general use। ये 2018 के आसपास से शुरू हो गया था। चलिए और कुछ चीजें चेक करते हैं। देखो इसमें से कुछ ना सेल टाइप हैं। यूपीएससी जिस तरह से एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रही है आजकल, यूपीएससी जिस तरह से एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रही है, उसमें आपको थोड़ा सा डीप में जानकारी जरूरी है। ठीक है, सो कुछ सेल टाइप्स देख लेते हैं। एक फेम्टोसेल होते हैं, ये जैसा अभी हमने बात करी थी ना जियोग्राफिकल एरिया, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देना। तो छोटे छोटे सेल हैं, इन सेल के अलग अलग नाम होते हैं। अब चलिए एक सेल का नाम हम रखते हैं फेम्टोसेल, दूसरे को पिकोसेल, तीसरे को माइक्रोसेल और चौथे को मैक्रोसेल। तो जो फेम्टोसेल होता है ना, ये कम क्षमता का होता है। इसके लिए घर में और छोटे बिजनेसेस में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, उन घरों में जिसमें 4 से 8 के बीच में यूजर होंगे। यूजर का मतलब उतने लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे इजीली। बिजनेसेस जिसमें कि 16 से 32 के बीच में लोग होंगे, वो लोग फेम्टोसेल मतलब कि छोटे सेल नेटवर्क पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसमें कितना आउटपुट पावर होगा? तो इनडोर के लिए 0.01 से लेकर 0.1 वाट तक इसमें पावर मिलेगा। आउटडोर के लिए
0.2 से लेके 1 तक, ठीक है। कितना डिस्टेंस ये कवर करता है, तो टेंस ऑफ मीटर, मतलब 10 मीटर के आसपास, या 10 से थोड़ा सा अधिक, बट नॉट 100, ठीक है। 10 से थोड़ा सा अधिक हो सकता है, बट नॉट 100। दूसरा पिकोसेल, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ये वाला जितना चार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फेम्टोसेल हो गया घरों के लिए, कम यूजर्स के लिए, है ना, 4 से 8 घर में, और बिजनेस में 16 से 32। पिकोसेल, पिकोसेल, अच्छा एक बात आप बताओ, ये बिजनेस में ज़्यादा और घरों में कम क्यों है? मोस्टली उसके पीछे रीजन ये होता है कि घरों में लोग वीडियोस ज़्यादा चलाते हैं, इसलिए उसमें सर्वर में लोड ज़्यादा होता है। बिजनेस में मेनली डेटा पे काम होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा लोग कनेक्ट कर सकते हैं, सर्वर लोड उतना नहीं क्रिएट होता। पिकोसेल पब्लिक एरियाज के लिए होता है, जैसे शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, स्काई स्क्रैपर्स इत्यादि। जैसे स्काई स्क्रैपर्स का मतलब ये जो अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स होते हैं इनके लिए, ठीक है, जहां पे कि 64 से लेके 128 लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर स्ट्रक्चर है, इसकी भी क्षमता जो है वो 100 मीटर से कम होती है, टेंस ऑफ मीटर हो सकती है, बट नॉट 100, ठीक है। फिर आता है माइक्रोसेल, अर्बन एरियाज के लिए होता है, ठीक है, और ज़्यादा कवरेज देने के लिए होता है। इसमें 128 से लेके 256 लोगों तक कनेक्ट किया जा सकता है, यूजर इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। एंड दिस वाज पावर स्ट्रक्चर एंड फ्यू 100 मीटर्स की कवरेज इसकी हो सकती है, 100 मीटर्स बट नॉट 1000, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैक्रोसेल अर्बन एरियाज में होता है, एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मोर देन 250 लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं, और इसकी जो कवरेज है इसकी भी 100 मीटर से करीब। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो मैक्रोसेल होता है ना, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर तक की, अप टू 1 स्क्वायर किलोमीटर तक की कवरेज दे सकता है, ठीक है। वाईफाई, हाँ 5G वाईफाई नॉर्मली घर और बिजनेसेस के लिए होते हैं, जिनमें यूजर्स 50 से कम होंगे उनके लिए, ठीक है। अच्छा बाकी जो, अब आप बोलोगे कि जिन बिजनेसेस में बहुत सारे लोग हैं, क्या उनके लिए ये 5G नहीं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो लैंडलाइन कनेक्शन लें, ठीक है, लैंडलाइन कनेक्शन ले लें, सीधी सी बात है। तो उनके ऊपर उनके लिए एक एडिशनल सेल अलॉट कर दिया जाएगा, जैसे आप लोगों ने देखा ना बैंक वगैरह में अपना वो एंटीना लगा कर रखते हैं, बैंक में अपना एंटीना लगा, तो वो उनके लिए एक एडिशनल सेल हो जाएगा, वो कंपनी वाले अपना चुपचाप आराम से उसको यूज करते रहेंगे, इस तरह से है। तो आपको प्रीलिम के इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से सेल्स हैं, वो सेल्स की हायरार्की आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसमें कितने लोग कवर होंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डेटा बताया जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हायर फ्रिक्वेंसीज में 5 जनरेशन न्यू रेडियो किसको किसको कनेक्ट कर सकता है, तो वो 4 सेल के माध्यम से, इसमें फेम्टोसेल सबसे कम नंबर ऑफ यूजर के लिए होता है, मैक्रोसेल सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर के लिए होता है, फेम्टोसेल के बाद पिकोसेल होता है। बस इतनी बात आप याद रखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में काम हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन में बस एक आप जनरल आइडिया रखना कि ये 1 फैमिली के आसपास के लिए होगा, फिर उसी तरह नंबर बढ़ते चले जाएंगे। मैक्रोसेल के बारे में आप याद रख लेना कि 250 से ज्यादा लोगों के लिए है, ठीक है, एंड वाईफाई में लेस देन 50 मेंबर्स के लिए, दैट्स इट। अच्छा जब इनिशियल बिडिंग हुई थी तो उसमें जियो ने जो अपनी बिडिंग करी थी वो देखिए, एक तो 26 गीगाहर्ट्ज के लिए, 35 गीगाहर्ट्ज के लिए ये 90 है, ठीक है, 90 गीगाहर्ट्ज के लिए, 850 गीगाहर्ट्ज के लिए। तो 90 हर्ट्ज के लिए जियो ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, 90 हर्ट्ज के लिए वोडाफोन आइडिया ने और एयरटेल ने पार्टिसिपेट किया था, और जियो ने 850 गीगाहर्ट्ज तक के लिए बिडिंग कर रखी है, ठीक है, बिडिंग कर रखी है। इसके अलावा 90 हर्ट्ज तक गीगाहर्ट्ज तक के लिए एयरटेल और वीआई ने, सबसे ज़्यादा 35 गीगाहर्ट्ज में तीनों कंपनियों ने, यानी कि जियो ने भी, वीआई ने भी और एयरटेल ने बिडिंग कर रखी है, ठीक है। अडानी ने छोटा सा अपना वो लिया है, अडानी का नाम यहाँ पे है नहीं, गौतम अडानी ने, तो अडानी को उसमें मेन पर्पज ये नहीं कि वो पब्लिक कम्युनिकेशन में आना चाहता है, एयरपोर्ट उसके पास कई सारे हैं और वो एयरपोर्ट की बिजनेस में और ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, तो वो अपने लिए एयरपोर्ट लेवल का सेल बनाना चाहता है, ठीक है, जिसमें कि वो अपना नेटवर्क चाहता है, अडानी अपना नेटवर्क चाहता है, ठीक है, सेल्फ नेटवर्क वो चाहता है, वहाँ पे वो रिलायंस या इन सब में डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसलिए बस उसने एयरपोर्ट यूजर्स के लिए बिडिंग करी है। चलिए थोड़ा सा डीप चलेंगे अब। ये फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिटेल है, सेकंड जनरेशन के बारे में, थर्ड जनरेशन के बारे में, अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे देख सकते हैं, ठीक है।
थर्ड जनरेशन के बारे में। हम लोग कुछ काम की बात करेंगे। अब जरा यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये पार्ट आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें एक्चुअली ये एक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें कि 9 किलो हर्ट्ज से लेके 400 गीगा हर्ट्ज वेवलेंथ। अभी हमने वेवलेंथ की बात करी, ये वेवलेंथ है जिसमें दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोला जाता है। अच्छा, कितने नंबर ऑफ, कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा होता है। ये एक बार आप ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ। ये आपको पता होगा, पहली चीज साइंस में, फिजिक्स में इतना सबने पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स क्रिएट होती हैं। तो जितनी ज्यादा वेव्स क्रिएट होंगी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। जैसे कि अगर हम गामा रेस के बारे में बात करते हैं, ये गामा रेस है ना, तो गामा रेस की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। कितनी, बस आगे थोड़ी देर में देखने वाले हैं। उसकी तुलना में अगर रेडियो वेव्स की बात करें या और उससे छोटी वेव्स की बात, रेडियो वेव्स हमारे काम का है तो इसकी बात करते हैं। तो जैसे 9 किलो हर्ट्ज वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो वेवलेंथ है इसकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली कम होगी। 4 रेडियो वेव्स के अंदर ही है, अभी हम बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये इस एरिया पे ये रेडियो वेव का रेंज है। अब बोलोगे माइक्रोवेव ऊपर क्यों लिखा है, तो माइक्रोवेव्स आर पार्ट ऑफ रेडियो वेव, ठीक है। माइक्रोवेव रेडियो वेव का ही एक पार्ट है जो ज्यादा छोटी वेवलेंथ है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। बस ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी छोटी वेवलेंथ, या जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही स्पेक्ट्रम में हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, हमको रेडियो वेव मिलता है। रेडियो वेव के बाद हमको मिलता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद हमको मिलता है विजुअल। ये 7 कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो सन आप देख सकते हैं प्रिज्म के हेल्प से, ये विजुअल लाइट है। फिर इसके बाद यूवीज होते हैं, अल्ट्रावायलेट, इसके बाद एक्सरे होते हैं यहाँ पे, फिर गामा रेज हैं, ठीक है, ये गामा रेज है। तो जितना हम इसमें इस डायरेक्शन में आगे जाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। चलो और हम आगे इसको अभी समझेंगे, और वेवलेंथ छोटी होती चली जाएगी। चलो हम लोग रेडियो वेव में है तो इसका एक पार्ट है माइक्रोवेव। अब आप जरा रेडियो वेव को ध्यान से देखो, ठीक है। रेडियो वेव में ही एएम रेडियो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट टीवी ऑपरेट करता है, सेल फोन ऑपरेट करते हैं, जीपीएस ऑपरेट करता है, सैटेलाइट रेडियो ऑपरेट करता है। देखो ये जो थोड़ा डार्कर येलो है ना, सैटेलाइट इसमें आता है। ये डार्कर येलो माइक्रोवेव को दिखाता है, फिर इसके बाद ये जो स्काई ब्लू कलर है ये यहाँ तक, ये माइक्रोवेव को दिखाता है, ठीक है। वेदर रडार यूज होते हैं रेडियो वेव में, केबल सैटेलाइट टीवी यूज होता है, वाईफाई नेटवर्क, हाईवे की जो टोल टैक्स हैं, है ना, वो इसी में यूज होते हैं। एंड सिग्नल सेट टू दिस जोन कैन ओनली बी शॉर्ट। इसमें यहाँ पे जो भी होते हैं वो बहुत छोटी वेवलेंथ वाले सिग्नल यूज हो सकते हैं। चलिए और समझते हैं। तो एक बात आप देखिए कि ब्रॉडकास्ट टीवी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और छोटी वेवलेंथ चाहिए सेल फोन को, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और छोटी वेवलेंथ चाहिए जीपीएस को, उससे ज़्यादा छोटी वेवलेंथ चाहिए सैटेलाइट को, मोर फ्रीक्वेंसी नीडेड, मोर फ्रीक्वेंसी नीडेड इन वेदर, उससे ज़्यादा। इस तरह से ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है, ठीक है। इसी में 5G कहाँ पे ऑपरेट होता है, अब आप ये समझ लीजिए। इसके लिए जैसे कि हम ऊपर जाते हैं, अब हमको पता है कि 26 गीगाहर्ट्ज से लेके 850 गीगाहर्ट्ज तक की बिडिंग हो चुकी है। जरा देखिए कहां कहां तक की बिडिंग हो चुकी है। ये देखिए यहां कहीं पे होगा 26 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 26 गीगाहर्ट्ज यहाँ, और 800 मतलब इससे भी ज्यादा, इस स्पेक्ट्रम में तो अभी केवल हमने 400 तक का दिखाया है, इससे भी ज्यादा गीगाहर्ट्ज यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रम का बिडिंग हो चुका है। यहाँ 850 की बात है ना, इंडिया में केवल अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो। चलिए इसी को और डिटेल से पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं, बिकॉज स्पेक्ट्रम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एरिया है इसमें। तो ये है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यहाँ पे हम थे ये इस पार्ट पे,
तो ये बेसिकली वो जोन है जिसमें कि जिसे कि हम रेडियो वेव कहते हैं, इसी का पार्ट है माइक्रोवेव, है ना। तो यहाँ पे अब आप आ जाइए और देखते हैं, ये करीब करीब 50 या 1 मेगाहर्ट्ज, यहाँ से देख लीजिए 1 मेगाहर्ट्ज से लेके इसमें कितना 30 गीगाहर्ट्ज तक या उससे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे अगर हम करीब बात करें तो 500 गीगाहर्ट्ज के बीच में रेडियो वेव्स ऑपरेट करते हैं, 400-500 गीगाहर्ट्ज, उससे भी ज़्यादा इंफ्रारेड की जोन में भी जाके भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को अलॉट किया जाता है। ठीक है, जरा कुछ एक स्पेक्ट्रम के और यूजेस देख लेते हैं सो दैट कि ये टॉपिक इसके साथ कवर हो जाता है ना। उन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो एडवांस कम्युनिकेशन में अभी यूज होते हैं, जैसे कि पीछे से फिर से शुरू करते हैं। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, कितनी 3 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज तक। अब यहाँ पे देखिए 3 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज, ये तो 50 हर्ट्ज है ना, 30 हर्ट्ज यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, इस वेवलेंथ वाली जो कम्युनिकेशन उसको सबमरीन्स में यूज करते हैं, सबमरीन्स में। अब आप बोलोगे कि ये सबमरीन्स में कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। अभी कुछ दिनों पहले, अगर हम लास्ट वीक की बात करें, विद इन 5 to 7 डेज की बात है या 10 डेज ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा, एक टाइटन सबमरीन जो टाइटैनिक के मलबे को देखने गई थी। टाइटैनिक वो शिप जो 1913 में डूब गया था, टाइटैनिक वो शिप है जो 1913 में डूब गया था। एक मिनट, हाँ 1913 में डूब गया था। इसके मलबे को देखने के लिए एक सबमरीन जिसका नाम था टाइटन, जिसमें 5 लोग गए थे, सब के सब बिलियनियर थे, वो टूरिज्म पे गए थे, ठीक है, घूमने के हिसाब से। तो उनके कुछ कम्युनिकेशन के सिग्नल्स मिले हुए हैं उस टाइटन के, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर रहे हैं। तो उनको हम सुनेंगे अभी सभी लोग। जिन लोगों ने अभी तक ईयरफोन नहीं लगाया वो ईयरफोन लगा लो, पेन पेपर नहीं है तो रख लो, आगे जरूरत पड़ेगी पेन पेपर की भी। उसके पहले भी आई बिलीव कि आप लोग नोट्स बनाते थे, अदरवाइज पेन पेपर भी रख लो। और आइए इस सिग्नल को सुनते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है। आई बिलीव कि आपने सुना इसे, ठीक है। इस तरह के सिग्नल मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मूवीज में देखा होगा तो भी वहां पे भी इनके सिग्नल्स मिलते हैं। आप देखते होंगे तो बहुत अनक्लियर सी वॉइस सुनते हैं, बहुत ध्यान से बोलते हैं, तब उस तरह के मैसेजेस उनको मिलते हैं और वो वहां पे कम्युनिकेट करते आए हैं, ठीक है। एंड आइए और देखते हैं। तो ये सबमरीन्स में के कम्युनिकेशन में बहुत लो फ्रीक्वेंसी यूज होती है। और ज़रा दूसरी चीज़ें देखते हैं कि सुपर लो फ्रीक्वेंसी का यूज़ कहाँ पे होता है। अच्छा है, पेन पेपर में आप लोग ये वाला चार्ट बना लेना, ठीक है। और जिन चीज़ों को मैं सर्कल करते जा रहा हूँ सिर्फ उनको लिखना, क्योंकि हम लोग वो एग्जाम्पल लिखेंगे जो पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो माइंस में कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, देखो ये तो बैंड नेम है, बैंड नेम का मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है ना, उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया एब्रीविएशन में। और ये फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है। आपको वेवलेंथ याद नहीं करना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग हमेशा डेटा से आता है, डेटा आपको सब कुछ याद नहीं रखना, कुछ डेटा आपको मेमोराइज करना है, कुछ अंडरस्टैंड करना है। जो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी कहाँ से शुरू होती है, तो 30 से 300 हर्ट्ज तक। अभी हम किलो हर्ट्ज में नहीं पहुंचे, मेगा हर्ट्ज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, 5G तो गीगा हर्ट्ज में बात कर रहा है ना। तो हर्ट्ज में बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन इन सबमरीन्स होता है। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो माइंस में कम्युनिकेशन के लिए, अब आप यहाँ से नोट करिए, ठीक है, लैंडलाइन टेलीफोन्स के लिए, फैक्स मशीन के लिए, ठीक है, एंड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए इनका इस्तेमाल होता है। दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी के केस में क्या है, हार्ट मोनीटर जितने होते हैं, हार्ट रेट मोनीटर, ठीक है, और
बस इसमें आप एक ही याद रखिए कि, और नेविगेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हार्ट रेट मॉनिटर वाला है। अब फिर से देखिए ध्यान से, ये विकिपीडिया का लिंक है, तो हम लोग इसमें जो है हार्ट रेट मॉनिटर्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, सुनिए। दैट वाज दिस। सो इस तरह से बहुत सारे यूजेज होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो टेबल है ना, इसका स्पेक्ट्रम से ज़्यादा लेना देना नहीं, हम बस फ्रीक्वेंसी बैंड समझ रहे हैं कि वो यूज किस तरह से होता है। ठीक है, साइंस एंड टेक में अगर हम चीज़ों को इसी तरह से कनेक्ट होकर समझते चलेंगे तो बाद में हमको चीज़ों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें लो फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ से बात शुरू होती है 5G की। ठीक है, फाइव जी की बात यहाँ शुरू होती है, ये लो फ्रीक्वेंसी से 30 से 300 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज से लेके 300 किलोमीटर हर्ट्ज की होती है। अच्छा, ये जो नीचे वाला फिगर लिखा है ना, ये है वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बारे में है। इसमें यूज होता है तो इसमें RFID एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, उसमें यूज हो सकता है। एमेच्योर रेडियो मतलब जो पुराने स्टाइल के रेडियो होते थे, उनमें वो खर खर करके आवाज़ जो आते थे, अगर आपने पुराने टाइम के रेडियो देखे होंगे या सुने होंगे उनके बारे में, तो ये चीज़ इसमें मिलती है। अदरवाइज आप यूट्यूब में सर्च करके इसके बारे में देख सकते हैं। फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 से 3000 किलो हर्ट्ज तक का होता है। ठीक है, और अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रही है। ठीक है, वेवलेंथ इसकी कितनी है, 100 मीटर के अराउंड। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, इसमें MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो आप MRI बॉडी का करवाते हो मेडिकल में। ठीक है, वायरलेस टेलीफोनी में, ये 2 चीज़ें आप इसमें नोट कर लो। हाई फ्रीक्वेंसी 3 से 30 मेगाहर्ट्ज, अब हम लोग किलो हर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज में आ गए हैं। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है वो 100 to 10 मीटर वेवलेंथ और घटती चली जा रही है। शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन में ये यूज होता है। शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन का एग्जांपल आप शॉर्ट वेव रेडियो ले सकते हो। पुराने टाइम में जो BBC की न्यूज़ आती थी वो तो इंग्लैंड से टेलीकास्ट होती थी, है ना, और वहाँ से यहाँ पे आती थी, या मुंबई से टेलीकास्ट होती थी बाद में, तो वो यहाँ तक आती थी इंडिया तक, फिर दिल्ली से टेलीकास्ट होने लगी वो, मतलब इस तरह से वो चीज़ें होती थी। ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसमें CT स्कैन जो मेडिकल में यूज होता है, अच्छा MRI और अल्ट्रासाउंड। एक बात और आपको बता दें, जो टेक्नोलॉजी कम फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, ऊपर कम फ्रीक्वेंसी है ना, कम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो हाई में काम कर सकती है अगर उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जाए तो। जैसे MRI का यूज यहाँ पे भी है ना, एक सेकंड, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यहाँ पे भी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी में भी है। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ इसे हाई फ्रीक्वेंसी में तो ज़्यादा क्लीन पिक्चर आएगा। ठीक है, ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएगा, ये उसका फ़ायदा है। अल्ट्रासाउंड में भी इसका यूज करते हैं, CT स्कैन है ना, ब्रेन के लिए तो खासतौर से CT स्कैन ही फेवर किया जाता है, तो उससे क्लैरिटी ज़्यादा होगी, बस ये इसका फ़ायदा है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज। और आप देखते जाइए इनकी जो वो चीज़ें घटती जा रही हैं, वेवलेंथ इनकी घटती चली जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया हुआ है, इनमें कौन सा कहाँ पे यूज होता है, उसमें कुछ एक चीज़ें और देख लीजिए। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसमें FM रेडियो, टेलीविज़न, इसके अलावा एयर टू एयर कम्युनिकेशन इनका इस्तेमाल होता है। पुलिस, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज जो होते हैं, आप लोग देखो उनके पास एक बड़ा सा डिवाइस होता है, उससे वो कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हाँ,
बाकी वेदर, सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें इस पे ऑपरेट होती हैं। माइक्रोवेव ओवन में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ, जीपीएस, इन सब में भी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज होता है। ये एस बैंड, एल बैंड के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, तब ज़्यादा अच्छा क्लियर इसमें से आपको क्लैरिटी आएगी। सैटेलाइट फोन्स के बारे में भी वही चीज़ें हैं। सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इस पे ऑपरेट होते हैं। एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, तो इसमें माइक्रोवेव, रेडियो रिले, रिमोट सेंसिंग इस पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। एंड टेराहर्ट्ज या ट्रेमेंडसली हाई फ्रिक्वेंसी, जिसमें कि 1 से 1 mm तक का वेवलेंथ है, तो इसमें एक्सरे और रिमोट सेंसिंग वाली चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल चेक करेंगे। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ये एक छोटा सा वीडियो है जिसको आप देखिए और समझिए कि कैसे रिमोट सेंसिंग होती है। Are the country's vast, untouched forests, which the second largest country in Africa lies in the heart of the continent. Known as the DRC, the Democratic Republic of the Congo suffered civil war between 1997 and 2003. Perhaps the only good thing to come of the civil wars are the country's vast, untouched forests, which weren't logged because war was bad for business. But what will happen to this vital resource now that stability is returning to the DRC? And how can local communities take ownership of this, their home, and secure a better future? The DRC has not had any formal system of land tenure. I've been working with the African Wildlife Foundation, and we've been working with them to lend our spatial data expertise, remote sensing capabilities, analysis of satellite imagery to help them with their. तो ये इसका एक एग्जाम्पल मात्र है कि कैसे रिमोट सेंसिंग यूज होता है, उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। रिमोट सेंसिंग के बारे में और डिटेल में हम लोग आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। अभी 5G को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 5G इतना अच्छा है तो क्या इसमें कुछ हेल्थ कंसर्न्स भी हैं? हाँ, हेल्थ कंसर्न्स रेज किए गए हैं, जिसमें कि इंक्रीज यूज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी। चूँकि 5G में ज़्यादा एंटीनास होंगे, ज़्यादा उसके सर्कल्स होंगे जिनको हम नोड्स कहते हैं, इसलिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज़ भी होगा, है ना। ज़्यादा नेटवर्क्स होंगे। इवन एस्टिमेट ये कहा जा रहा है कि 2025 तक 2021 की तुलना में जो मोबाइल फ़ोन्स होंगे वो 2 गुना होंगे। यानी कि जो बैंड में डिपेंडेंसी वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से रेडिएशन का खतरा है। तो उस रेडिएशन के अच्छा, इसमें चूँकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ यूज होनी है, तो इस वजह से वेव्स यूज होनी है, इस वजह से भी इसमें रिस्क अपने आप में थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। नेचर मैगजीन में इसके कंसर्न के बारे में थोड़ी सी चीज़ें छपी रही हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन में कहा था कि हम लोग आर्टिकल्स और मेजर जर्नल्स कवर करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा रेफरेंस इनको चेक करते रहिए अपने लेवल पे। आइए देखते हैं नेचर मैगजीन। वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड मैगजीन्स हैं लैंसेट एंड नेचर मैगजीन। लैंसेट हेल्थ के बारे में, नेचर मैगजीन में हेल्थ और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें आई हैं, हम लोग इसमें जब भी कोई सिग्निफिकेंट डेटा या कुछ भी कवर होगा तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये बात करी गई है कि मोस्ट टेली कम्युनिकेशन जो 6 GB या उससे ऊपर की नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वायरलेस सोर्सेज, लोकल एरिया नेटवर्क, ये मोबाइल टेलीफोनी, ये सारी चीज़ें मोबाइल टेलीफोनी का पार्ट है 5G, ठीक है। तो वो यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा ये बोलता है कि 6 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की जो रेंज वाले हैं उनमें जो रेडिएशन के बारे में है, तो वो स्टडी इसके बारे में जिक्र आता है। तो इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि अच्छा, ये चूँकि WHO और नेचर मैगजीन और इस तरह के और भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है वो अपने आप में इस पर रिसर्च करती है, तो उनको ये पता चलता है कि अगर, पहले इफ लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी रेडिएशन टिश्यू हीटिंग करता है तो वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। बिकॉज अगर वो टिश्यू हीटिंग करेगा
तो वो आपके ब्लड में पार्टिकल्स को हिट कर सकता है और ऐसी कंडीशन में वो आपके हेल्थ में कैंसरस हो सकता है। इवन वो आपके अंदर जेनेटिक चेंजेस ला सकता है, तो वो हार्मफुल तो है। क्या 5G टिश्यू हीटिंग करता है? क्या 5G वो उस रेंज में ऑपरेट करता है कि उस पर कंसर्न किया जा सके? तो WHO इसके रिगार्डिंग में जितने भी हेल्थ रिस्क हैं उनकी असेसमेंट को लेके स्टडी कर रहा है, ठीक है, कि कौन सा एक्सपोजर लेवल है रेडियो फ्रिक्वेंसीज का जो हार्मफुल है और जो हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो वो एंटायर रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज, एंटायर रेडियो फ्रिक्वेंसी, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी याद है ना जिसके जो हमने स्पेक्ट्रम में दिखाया था, वो उसके बारे में स्टडी कर रहा है, चूंकि 5G एंटायर रेडियो फ्रिक्वेंसी में काम कर सकता है। इसमें WHO और फूड ड्रग एसोसिएशन ऑफ USA ने मिल के जो स्टडी करी और उसमें जो उनकी अपनी कुछ एक फाइंडिंग्स हैं वो ये कहते हैं कि ऑल वायरलेस कम्युनिकेशन, ध्यान से देखिए, ऑल वायरलेस कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग 5G हैव नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग, जब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है तो वो टिश्यू हीटिंग नहीं करता, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस विदाउट द नीड फॉर वायर। It also has a smaller wavelength and does not penetrate the body as for lower frequency energies, ठीक है। तो वैसी कंडीशन पर ये अपने आप में हेल्थ के लिए हजार्डस नहीं है, ऐसा WHO का कहना है। इसलिए अगर बहुत सारी न्यूज आते हैं कि यहाँ पे बर्ड्स मर गए, यहाँ पे कुछ और बातें हो गई, वहाँ पे आपको पता लगाना चाहिए कि वहाँ का पानी कंटामिनेटेड तो नहीं है किसी तालाब का, किसी नदी का, या वहाँ पे किसी ने पक्षियों को कुछ जहरीले पदार्थ खाने के लिए ना दे दिए हों, ठीक है। बहुत सारा प्रोपोगंडा 5G के अगेंस्ट चल रहा है, तो उनको काउंटर करिए। जब तक कि कोई सॉलिड स्टडी नहीं आ जाती है तब तक उसके विपक्ष में, 5G के विरोध में कोई भी प्रोपोगंडा को आप लोग अप्रिशिएट नहीं करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं तो कुछ चीज़ें खराब भी हुई हैं। वो ये कि हम हर चीज़ का प्रोपोगंडा बना देते हैं। अब ये बात कहाँ से कही जा रही है? फोर्ब्स हेल्थ, अगेन रेपुटेटेड जर्नल है ये, तो फोर्ब्स हेल्थ में इसके बारे में चीज़ें पब्लिश हुई। WTO, आज तुम लोग ऊपर जाओ, आइए देखते हैं। तो 5G के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जिसमें रेडिएशन के बारे में इन्होंने जो भी बात करी थी। तो यहाँ पे देखिए 5G ऑपरेट टू फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, ये अभी हमने इसके बारे में बात करी थी ना कि हाईएस्ट जो है वो 24.25 से लेके 52 तक ये बढ़ गया है। अभी हम 29 तक बात कर रहे थे, 52 तक पहुँच गया, ठीक है। इस रेंज में जो 5G ऑपरेट हो रहे हैं, तो इस पर उसने बताया कि ये अपने आप में आयनाइजिंग नहीं है, नॉन आयनाइजिंग है, और नॉन आयनाइजिंग है तो ये टिश्यू में पेनिट्रेट नहीं करेगा। जो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। इसके बारे में इसमें सारी चीज़ें पब्लिश हुई और फैक्ट वर्सेस फिक्शन में आप देख सकते हैं चीज़ें वही बातें करी गई कि 5G इसके रिगार्डिंग सेफ है। कई सारे क्वेश्चंस हैं और इसके बारे में जो फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। सो दिस इज सेफ, है ना। आइए और देखते हैं। सो क्या होता है आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, वो समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पे इस टेबल में। देखिए जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है ये यहाँ तक, मतलब विजुअल लाइट के बियॉन्ड, मतलब यूवी तक, अल्ट्रा वायलेट, जो विजुअल लाइट जो आप सन में घूमते हैं ना, ये विजुअल लाइट है। विजुअल लाइट के बियॉन्ड, यूवी के पहले तक और रेडियो वेव्स से लेकर यहाँ तक का जो पूरा रेडिएशन रेंज है इसको नॉन आयोनाइजिंग कहते हैं, नॉन। इसीलिए जब विजुअल लाइट में यूवी बढ़ जाता है, कितना, मोर देन 1, मोर देन 2 अगर हो जाता है तो वो आप देखिए कि वो धूप आपको सनबर्न करने लगता है, वो हार्मफुल हो सकता है। अदरवाइज चूंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, अभी तो हम रेडियो वेव तक ही बात कर रहे हैं, तो रेडियो वेव कहाँ तक है, सम, ये तो टेराहर्ट्ज है, सम यहाँ पे अभी 5000 गीगाहर्ट्ज यहाँ तक मैक्सिमम, वो भी अभी इतना एलोकेशन हुआ नहीं है, बेसिकली हुआ नहीं है। 5000 गीगाहर्ट्ज तक अगर हम बात करें तो ये यहाँ तक सेफ है, ठीक है।
इंडिया में तो 850 गीगाहर्ट्ज तक का भी एलोकेशन हुआ है। वो भी टेस्टिंग अभी जिन पॉकेट्स में चल रही है वहीं पे प्रोपोगंडा वाले कई सारे मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि 2G 3G 4G ये है ना, ये 2.4 से 2.6 गीगाहर्ट्ज तक में काम करते थे। चलिए, इनके बारे में काफ़ी बातें हो गई। और इसके हेल्थ के रिगार्डिंग ये मैडम को आप पहचानते होंगे, जूही चावला हैं ये गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। 5G का जो टेस्टिंग शुरू किया गया था उसका अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया था, तब ये उसके रिगार्डिंग में कंसर्न, इनका एक NGO है, पहली चीज़ तो अपना कंसर्न लेके गई थी ये दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने समझ गया कि ये NGO है, ये अपना प्रोपोगंडा करके अपनी मार्केटिंग चमकाना चाहते हैं, इसलिए उसने लगाया इनके ऊपर 20 लाख का फाइन कि 5G के अगेंस्ट में जो आप प्रोपोगंडा कर रही हैं इसके हेल्थ कंसर्न के लिए, वो बकवास है। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन में देखिए सभी स्टेटमेंट सही हैं। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। कहने का मतलब ये कि 5G इज 100 टाइम्स पावरफुल इन डाउनलोडिंग एज कम्पेयर टू 4G। यस, ये स्टेटमेंट सही है। 5G ऑपरेट्स इन हाई बैंड एंड लो बैंड मिलीमीटर वेव, ये भी सही है। ठीक है, 3GP इज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर 5G। यस, द स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम 24.25 से 29.5 गीगाहर्ट्ज have been most licensed and deployed 5G mmWave spectrum range in the world, ये भी सही है। अब ये 24 से लेके 51 तक हो गया है, बट दिस इज करेक्ट अप टू सर्टेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सभी चारों स्टेटमेंट सही होंगे। एंड एक मेंस का क्वेश्चन आप लोग लिखिए, पेन पेपर आई होप आपके पास है, कि अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग इवेल्युएट द हेल्थ कंसर्न एसोसिएटेड टू 5G ड्यू टू इंक्रीज्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल 2024 में भी आ सकता है, इस साल 2023 में या 24 के मीन्स में आ सकता है। बढ़ी हुई रेडियो फ्रिक्वेंसी के कारण 5G से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का मूल्यांकन करें। अब इसका आंसर लिखने के लिए आपको कुछ हिंट्स दिए जाएंगे कि सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना चाहिए कि 5G ऑपरेशन मॉडल किस तरह के रेडियो फ्रिक्वेंसी से एसोसिएटेड है। तो आपको पता है कि न्यू रेडियो फ्रिक्वेंसीज के बारे में हम लोग क्यों बात करते हैं, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आप उसके रेंज के बारे में लिखेंगे कि नॉर्मली 5G किस किस रेंज में काम करता है, इंडिया में किन किन में एलोकेशन हुआ है, ये चीज़ें आपको फैक्चुअल डिटेल ऊपर देनी है। फिर इसके बाद डिस्कस अबाउट टिश्यू हीटिंग, फिर आपको बताना है कि टिश्यू हीटिंग क्या होता है। टिश्यू हीटिंग के रिगार्डिंग आप आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करेंगे और फिर वो हार्मफुल रेंज का जिक्र करेंगे जो आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमने बात करी थी। कहाँ से? यूवी से ऊपर की, जैसे एक्सरे, गामा रे, वो सब हार्मफुल होता है। इंफ्रारेड भी थोड़ा बहुत हार्मफुल हो सकता है, विजिबल लाइट इसमें हार्मफुल नहीं होता। ठीक, सॉरी इंफ्रारेड करें, इंफ्रारेड विजिबल लाइट ये सब हार्मफुल नहीं होता। यूवी, एक्सरेज एंड गामा रेज ये हार्मफुल होते हैं केवल। ठीक है, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, तो जो हार्म्स की बात है वो उन पे की जाती है। सो थैंक यू सो मच। आप अपने आंसर्स हमको इस जीमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, एंड theconceptualis@gmail.com पे आप हमें भेज सकते हैं। आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है, एंड सो थैंक यू सो मच। और साइंस टेक पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।